पैसे अक्सर एक पेन पॉइंट हो जाते हैं हाँ। कपल्स के बीच में। बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, पीपल डोंट टॉक अबाउट इट। ये पेन पॉइंट खासकर तब बन जाते हैं जब सेपरेशन होता है, जैसे हमने अतुल सुभाष के केस में भी देखा। तो आपके हिसाब से हाउ शुड कपल्स प्लान देयर फाइनेंस? पैसे के ऊपर लड़ाई सबसे ज्यादा होती है घरों में। जो आपने केस बताया, भारत में जब ये लॉज आए हैं तब उस समय डाउरी डेथ्स बहुत होती थी, तो ये ड्रकोनियन से लॉज आ गए। शादी के 7 साल के अंदर अगर कुछ होता है तो पूरा फैमिली जेल में है। बट उतने ही केसेस या उससे ज्यादा हैं जहाँ जो वुमन है उसको उसका राइट नहीं मिल रहा है। हाउ डू यू प्रिवेंट दैट? आई थिंक शादी के पहले बहुत ज़रूरी है एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन। मेंटल मॉडल प्रिपेयर करना हो टू प्लान दिस रिटायरमेंट कॉर्पस, राइट? तो उसका फर्स्ट स्टेप क्या होगा? वी कैन नेवर गेट एन एग्जैक्ट नंबर। दुनिया की सबसे मुश्किल जो प्रॉब्लम है इकोनॉमिक्स में, फाइनेंस में, वो रिटायरमेंट प्लानिंग है। जो 50s का डेकेड है वो बहुत इंटरेस्टिंग डेकेड है। यू आर एट द पीक ऑफ योर करियर, यू आर एक्चुअली इन योर हाईएस्ट अर्निंग डेकेड। उस समय जो सेविंग्स रेशियोज होते हैं वो 50 to 60% हो जाते हैं। लॉट ऑफ पीपल डू most of their retirement savings in that decade. आई गेस इस कैलकुलेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग पॉइंट तो ये है टू फिगर आउट कि एनुअल एक्सपेंसेस क्या है, और उसको मल्टीप्लाई करना, इन्फ्लेशन एडजस्ट करना। दैट इज ऑल्सो अज्यूमिंग कि इनकम भी आएगी। एआई के बढ़ते हुए इम्पैक्ट से आपको नहीं लगता कि 40s and 50s में मेरी जनरेशन के पास शायद जॉब ही ना हो तो इनकम मिलना क्वेश्चन मार्क हो गया है? You'll have to integrate AI into your working life. अगर आपको कुछ नया नहीं है लिखने के लिए CV में हर 6 महीने में, you are falling behind. आप किस तरीके से अपस्किल करते हो? I did courses to understand markets. I went and gave exams so that I knew. जब पर्सनल फाइनेंस पे लिखना शुरू किया तब ये समझ आया कि मैं लिख तो रही हूँ, मुझे आता नहीं है इतना ज़्यादा। वाओ, इम्पोस्टर सिंड्रोम अल्ट्रा। हाँ, और मुझे ये डर लगा था मैं एडवाइस कर रही हूँ और मुझे नहीं पता NAV का नेट किस चीज़ का नेट है, ग्रॉस का और नेट का। करीब 82,000 करोड़ रुपए अभी अनक्लेम्ड बैंक अकाउंट्स, म्यूचुअल फंड्स, PFs में है, विच इज़ लाइक एन इंसेनली हाई नंबर। तो लेट्स से अगर किसी की डेथ होती है एंड दे नो कि बैंक अकाउंट में पैसे रखें, तो उस पैसे को क्लेम करने का प्रोसेस क्या होता है? कोविड के टाइम पे ना मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आए थे लोगों के, स्पेशली वुमेन, हस्बैंड सडनली डाइड एंड दे हैड नो आइडिया क्या एसेट्स हैं, क्या पेपर वर्क है, क्या पॉलिसीज़ हैं, कुछ नहीं पता था उनको। आपका एसेट एलोकेशन क्या है? So I have the one house that I live in. I have no other real estate. I will never buy anything else. बाकी everything is in mutual funds. Okay, I don't have a single stock. बट क्यों, ऐसा क्यों है कि क्या ये करना stock है? नहीं है? So what is money about? I don't want to spend my whole day looking at my portfolio. I write about money. I talk about money. But that's not something I think about all the time. My Got it. portfolio, I don't think I'll look at it once in 6 months. तो किस टाइप के म्यूचुअल फंड्स में आपने इन्वेस्ट? I do my asset allocation between large, mid and small cap. Okay. So मेरा जो formula है वो I will decide the asset allocation and I will stick with it. अगर small caps बहुत बढ़ गए हैं तो I will sell at that point to come back to my allocation of small cap. तो बहुत मुश्किल होता है क्योंकि लगता है ये कभी गिरेगा नहीं, और जब गिरता है तो लगता है क्यों नहीं बेचा। बैक ऑफ द एनवेलप नंबर्स हैं, करीब 8 करोड़ लोग हैं जो नहीं टैक्स देते हैं सिर्फ मिडिल क्लास में। कितने लोग दे रहे हैं? करीब 1.5 करोड़ लोग मिडिल क्लास में दे रहे हैं। ये गैप क्यों है, वो दे क्यों नहीं रहे? पैसे अक्सर एक पेन पॉइंट हो जाते हैं कपल्स के बीच में। बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, पीपल डोंट टॉक अबाउट इट। वी डोंट टॉक अबाउट मनी एट ऑल इन होम्स। ये पेन पॉइंट खासकर तब बन जाते हैं जब सेपरेशन होता है, जैसे हमने अतुल सुभाष के केस में भी देखा। तो आपके हिसाब से हाउ शुड कपल्स प्लान देयर फाइनेंस? पैसे के ऊपर लड़ाई सबसे ज़्यादा होती है घरों में। अलग अलग घरों से आते हैं और 2 लोग साथ में रहना शुरू करते हैं, वैल्यू सिस्टम अलग होता है, कोई ज़्यादा स्पेंड करता है, कोई किसी को सेविंग्स की आदत होती है। आप रिलेशनशिप शुरू कर रहे हो तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये बिल्कुल क्लियर हो कि जो एसेट्स बनेंगे साथ में वो दोनों के नाम पे बनेंगे, जॉइंट नाम पे बनेंगे। ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ अ मैरिज एसेट्स शुड बी 50-50, क्योंकि क्या होता है कई बार द वुमन स्टॉप्स वर्किंग बिकॉज ऑफ बच्चे आ जाते हैं, तो यू स्टॉप वर्किंग। जो आपने केस बताया भारत में टू प्रोटेक्ट द विमेन, क्योंकि उस सब जब ये लॉज आए हैं तब उस समय डाउरी डेथ्स बहुत होती थी। जब हम लोग वी वर ग्रोइंग अप तब पेट्रोल डाल के जला दिया बहू को क्योंकि वो दहेज नहीं लाई, वो बहुत केसेस होते थे। तो ये ड्रकोनियन से लॉज आ गए कि शादी के 7 साल के अंदर अगर कुछ होता है तो पूरा फैमिली जेल में है हस्बैंड का। So it's a pendulum. It has gone too far, and there are people taking advantage of it. Okay, there's a corrupt system in place, जिसमें they are taking advantage of these laws and harassing the husband's family.
बट उतने ही केसेस या उससे ज़्यादा हैं जहाँ जो वुमन है उसको उसका राइट नहीं मिल रहा है, कमा भी रही है पर एसेट्स आदमी के नाम पे बन रहे हैं। तो एक कहानी नहीं है भारत में, बहुत सारी कहानियाँ हैं। हाउ डू यू प्रिवेंट दैट? आई थिंक शादी के पहले बहुत ज़रूरी है एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन। हमारा स्पेंडिंग रेशो क्या होगा, हु स्पेंडिंग ऑन व्हाट, हाउ आर वी स्प्लिटिंग एक्सपेंसेस, हाउ आर वी बिल्डिंग एसेट्स, किसके नाम पे बन रहे हैं, कौन है नॉमिनी, और जो एसेट्स शादी के पहले बना लिए हैं वो उसका क्या सोच रहे हैं हम, वो भी जॉइंट है या वो योर्स इज योर्स माइन इज माइन। कुछ लोग जिन्होंने स्टार्टअप्स किए हैं दे आर ऑलरेडी वेरी वेल्दी, उनको ये डर लग रहा है रिलेशनशिप में आते ही ये सारा जो मैंने बनाया है इट्स एट रिस्क बिकॉज वी डोंट नो हाउ लॉन्ग दिस लास्ट्स। सो मे बी प्रीनप्स भारत में नहीं होते, मे बी इट्स अ गुड आइडिया टू डू अ प्रीनप इन अ सर्टन वे टू से दैट जो अब तक बना लिया वो तुम्हारा, जो सपोज आई हैव अ लॉट ऑफ डेट, आई डोंट वांट टू लोड इट ऑन यू, फ्रॉम नाउ ऑन इट्स 50-50। ये नहीं होना चाहिए कि व्हाट्स माइन इज माइन एंड व्हाट्स Yours योर्स is इज also आल्सो mine. माइन। That's a problem. या और अगर मेरे कुछ ancestral assets हैं, I don't think the new person, husband or wife, has suddenly got access to all of that. I think that's a little unfair. Let the marriage mature. After a while, it doesn't matter. But till the time it matures and it settles down, I think it's good to keep existing assets before the relationship separate. जब साथ में हो गए हो तो वो assets जो बनते हैं वो half and half है। तो लेट्स से एक पार्टनर 75,000 रुपीज़ पर मंथ कमा रहा है एंड एक 25,000 रुपीज़ पर मंथ कमा रहा है। सो हाउ शुड दे गो अबाउट फिगरिंग आउट कि रोज़ के खर्चे कैसे स्प्लिट It's a really करें? important question. हाँ, एंड Two स्पेशली options. डिस्क्रेशनरी हाँ, एक्सपेंसेस। नहीं discretionary आप अपने आप ऊपर रखो। ठीक है। जो जॉइंट एक्सपेंसेस है आई थिंक इट्स फेयर कि प्रो रैटा हो। इफ यू आर अर्निंग मोर यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग मोर, इफ यू आर अर्निंग लेस यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग लेस। जॉइंट एक्सपेंसेस यूजली होंगे ग्रोसरीज के, डोमेस्टिक हेल्प के, जो रेगुलर Utilities हो एक्सपेंसेस गए, हैं, हाँ। एंड देन जो डिस्क्रिशनरी हैं वो आप अपनी खर्चे से करो। तो मे बी हैव अ जॉइंट अकाउंट वेयर यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट इक्वल और प्रो रैटा। दैट इज अ नेगोशिएशन बिटवीन द कपल। ताकि मतलब डिस्ट्रीब्यूशन इक्विटेबल हो, इक्वल ना हो। Yes. शुड कपल्स इन्वेस्ट जॉइंटली इन म्यूचुअल फंड्स एंड स्टॉक्स या फिर इंडिविजुअली? Invest in your own name, make your partner the nominee. एंड पेरेंट्स? Parents should have their own money by now, no? हाँ, ओके। राइट। I mean, actually, you will inherit. Okay, so in most cases, the child will inherit. And what you can do is give them old age care. रियल एस्टेट के बारे में बात करते हैं। अभी हम दिल्ली में बैठे हैं एंड मेरे पेरेंट्स तो बोलते रहते हैं कि प्रॉपर्टी खरीदो क्योंकि मतलब प्रॉपर्टी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं एंड गोइंग फॉरवर्ड शायद वो इतने बढ़ जाए कि अफोर्डेबल ना हो। सिंस आई वर्क एट ग्रो, मुझे स्टॉक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेटर लगता है वर्सेस EMI भरना, Correct. राइट? तो आपको क्या लगता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट एक It's a ऑप्शन है? terrible investment. अरे वाई? It's a terrible. Buying a house to live in is a great idea. जब आपको उस सिटी में सेटल करना हो, 10-15 साल बिताने हो, तो तब खरीदो। अदरवाइज इन्वेस्टिंग के हिसाब से इट्स द वर्स्ट एसेट, एंड लेट्स अंडरस्टैंड वाई। आप इन्वेस्टिंग के लिए कर रहे हो तो उस पर आपको रेंट आएगा, आप उसको खरीद के रेंट पे दोगे ना आगे। रेंट की यील्ड क्या है, व्हाट इज द इनकम यू आर गेटिंग? टोटल पूरे साल का रेंट डिवाइड बाय कैपिटल वैल्यू 1.5 to 2% आ रहा है सिर्फ। और अभी तो हमने कॉस्ट्स नहीं डाली हैं, मेंटेनेंस की, टेनेंट की, इसकी उसकी। और लेट्स टेक PPF रिटर्न 7.1% है आज। करेक्ट। लॉन्ग टर्म एक्विटी रिटर्न क्या है भारत में? 12 to 14% है। So one is the problem with return, the rent. Second is the nature of the asset. उसमें आपको आज चाहिए ही चाहिए कैश कंपोनेंट। कुछ लोकेशंस पे कम है कैश का कंपोनेंट, बट कैश तो चाहिए। तो जो सैलरी वाला है वो अपना वाइट मनी को क्यों ब्लैक में करेगा? राइट। सो दैट्स अ प्रॉब्लम। देन इट्स अ क्लंकी एसेट, लिक्विडिटी नहीं है उसमें। आपको अगर चाहिए पैसा तो पूरा बेचना पड़ेगा। देयर इज अ कॉस्ट टू द बाइंग एंड द सेलिंग। स्टैम्प ड्यूटी भी आ जाता है। टू लिव इन इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट। वो तो सबके पास रूफ ओवर माई हेड तो ज़रूरी है, बट देन यू डिसाइड कि इस शहर में रहना है और तब खरीदो। अदरवाइज आपको पता है EMI और रेंट का फ़र्क क्या है। अगर जो चीज़ आपको 25,000 रेंट पे मिल रही है, उसकी EMI आपकी 1 लाख की होगी। तो आपके पास इनकम भी नहीं है, आपको कहीं दूर सबर्ब में रहना पड़ेगा। तो वाई पुट योर सेल्फ इन टू दैट प्रॉब्लम? लिव ऑन रेंट टिल द टाइम यू डिसाइड कि इस शहर में रहना है। बाकी रही बात कैपिटल एप्रिसिएशन की,
तो हर एक टाइम जब भी आप खरीदोगे ऐसा ही लगेगा कि प्रॉपर्टी प्राइसेस आर टू हाई. जब हमने खरीदा, प्रॉपर्टी इज ऑलवेज आउट ऑफ रीच. इट्स नॉट एनीथिंग न्यू. Got it. राइट. एंड लॉन्ग टर्म रिटर्न देखो, रियल एस्टेट का आरबीआई का डेटा है, 30 साल का रिटर्न है 9% एवरेज एनुअल है. पर ये इतना इंडिकेटिव नहीं है, क्योंकि अनलाइक एन इंडेक्स फंड फॉर एग्जाम्पल, जिसका रिटर्न हर एक को उतना ही मिलेगा, प्रॉपर्टी का इंडेक्स रिटर्न नहीं है, मतलब नहीं है, क्योंकि वो लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका पार्क फेसिंग है या सी फेसिंग है या नाला फेसिंग है या क्या फेसिंग है, कहाँ पर है. नेबरहुड में कोई लाउड स्पीकर वाली जगह है. बिफोर गुड़गांव बिकेम गुड़गांव, इट वाज अ बफलो टाउन. इट वाज नथिंग. देयर वाज नथिंग देयर. हु न्यू इट वुड बिकम गुड़गांव? अब वहाँ पे एक साइबर हब आएगा एंड हु न्यू. सो द प्रॉपर्टीज हैव बीन अ मल्टीप्लायर. तो आपने जब खरीद रहे थे लोग फरीदाबाद गुड़गांव में, नहीं पता था कि क्या होगा. सो प्रॉपर्टी इज वेरी अनसर्टन. क्या ये आंसर डिफर करेगा डिपेंडिंग ऑन कि इन्वेस्टर कौन है? मतलब 20s में कोई सिंगल पर्सन वर्सेस 30s में एक मैरिड कपल है. क्या ये आंसर आपके लिए चेंज होगा फिर? मैं तो प्रॉपर्टी को इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखती भी नहीं हूँ. इट्स सच अ टेरेबल एसेट, बिकॉज उसका मेंटेनेंस होता है. टेनेंट के साथ रजिस्ट्री करनी पड़ेगी. टेनेंट आके बैठ गया तो आप उसको कोर्ट लेके जाओगे. आप जब बिक्वीत करोगे एसेट तो बच्चे लड़ेंगे उसके ऊपर. बच्चे बाहर चले गए तो वो नहीं आके उसको क्लेम करेंगे, कोई घुस जाएगा उसके अंदर. आई हैव सीरियस प्रॉब्लम्स विद रियल एस्टेट. ये तो काफ़ी सच बोल दिया आपने. गॉट इट. बट फिर इंडेक्स फंड, म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं. आपका एसेट एलोकेशन क्या है? So I have the one house that I live in. My family lives here. I have no other real estate. I will never buy anything else. I will never buy a second home. Okay, one home is enough. Baki everything is in mutual funds. Mutual funds is not just equity. Mutual fund is a vehicle जिसके थ्रू आप खरीदते हो stocks, bonds, gold, real estate और उनके combinations. You can then do diversification within equity. Bonds में you can do diversification between tenure, between credit risk, between liquidity, and you can do a lot within the bond portfolio. You want to add gold, there are gold ETFs. Now there are silver ETFs. And now through REITs, there's real estate through a mutual fund. Right? So I have all of my assets in mutual funds. Okay, I don't have a single stock. People are surprised. I know the finance. बट क्यों, ऐसा क्यों है कि क्या एक भी करना stock है? नहीं है? So what is money about? I don't want to spend my whole day looking at my portfolio. I write about money. I talk about money. But that's not something I think about all the time. My Got it. portfolio, I don't think I'll look at it once in 6 months. It has to work in the background. मेरे को डर नहीं लगना चाहिए. मैंने नहीं देखा है कि मार्केट कितना गिरा है. तो किस टाइप के म्यूचुअल फंड्स में आपने इन्वेस्ट किया? मेरा एसेट एलोकेशन अपना है. I do my asset allocation between large, mid and small cap. I stick to my asset allocation between equity and debt. Okay. So मेरा जो formula है वो I will decide the asset allocation and I will stick with it. अगर small caps बहुत बढ़ गए हैं तो I will sell at that point to come back to my allocation of small cap. So assume that my asset allocation for small cap in equity was 25. And then because of the run up in small cap, वो 25 से 35 हो गया है. Okay. That's my cue to sell at the height of the market to come back to 25. वो बहुत मुश्किल होता है क्योंकि लगता है ये कभी गिरेगा नहीं, और जब गिरता है तो लगता है क्यों नहीं बेचा. How do you know when to sell? When your asset allocation has gone up. That's the rule I actually use for myself. जब equity और debt का जो मेरा रेशो है वो चेंज हो गया है क्योंकि equity बहुत ज़्यादा रन अप कर गया, I will sell equity and invest in debt funds. डिफरेंट फंड्स डिफरेंट पॉइंट्स में अच्छे रिटर्न्स देते हैं. तो आपको क्या लगता है, व्हाट इज अ गुड स्ट्रैटेजी कि एक ही फंड में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें या फिर उनको शिफ्ट करते रहे फंड्स को? नहीं, शिफ्ट तो बिल्कुल नहीं करना है. साथ में रहो हमेशा. ठीक है. डेथ और डाइवोर्स ना आए. एंड हाउ डू यू डू दैट? बाय क्लास का टॉपर नहीं चूज करो. जो टॉप क्वार्टाइल में कंसिस्टेंटली रहे उसको चूज करो. और जितनी बारी आप चेंज करोगे आपको कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा. तो इफ़ यू डोंट नो हाउ टू चूज फंड्स, इंडेक्स में ही रहो सिर्फ, बिकॉज उसमें फिर आपको यू डोंट हैव टू बाय एंड सेल. एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट जो मैंने पढ़ा, जो फाइल का आइडिया है, दैट आई इफ फाउंड आई डाई बिफोर यू. इफ आई डाई बिफोर यू वाला थोड़ा- जो फाइल था. तो उसकी ना किताब हमने बनाई है, लेट्स टॉक लेगेसी, दिस वन. ओके. और दिस इज एक्चुअली अ वर्कबुक जिसमें आप अपने फाइनेंशियल डिटेल्स भर सकते हो. बैंक डिटेल्स, सोशल मीडिया हैंडल्स, पासवर्ड्स,
पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पीएफ, सो ऑल योर फाइनेंशियल डिटेल्स. सो क्या हुआ था कि कोविड के टाइम पे ना मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आए थे लोगों के, स्पेशली women, and these are corporate women. Husband suddenly died and they had no idea. क्या एसेट्स हैं, क्या पेपर वर्क है, क्या पॉलिसीज हैं, कुछ नहीं पता था उनको. क्योंकि कोई डॉक्यूमेंट, वी डोंट प्लान टू डाई ना, नो वन प्लान्स टू डाई. सो उस समय फिर मैंने एक सीरीज ऑफ ब्लॉग्स और आर्टिकल्स किया था, एंड थोड़ा हार्श टाइटल था, इफ़ आई डाई बिफोर यू. थोड़ा हम लोग डेथ को ज़्यादा सीरियसली लेते हैं भारत में, कि अगर पूछ लिया कि विल है तो आप चाहते हो मैं मर जाऊं, या लाइफ इंश्योरेंस के बारे में पूछ लिया तो आप चाहते हो मैं मर जाऊं. आई डोंट थिंक वी शुड make these emotional issues around death. We will all die. Okay, that's a certainty. The minute you are born, you know you will die. Just a time of when. तो मेरे घर में मैं देखती हूँ फाइनेंसेस सारे. ओके. तो मुझे ये लगा कि माय हस्बैंड एंड डॉटर, उनको पता ही नहीं होगा कि क्या हुआ है, तो मैंने रिकॉर्ड करना शुरू किया. आजकल तो हर चीज़ पासवर्ड है ना, पासवर्ड नहीं है उसके पास तो वो क्या करेगा. करेक्ट. सो आई बिगैन टू डॉक्यूमेंट. फिर जो पब्लिशर है हापर कॉलिंस के, उन्होंने कहा इसकी आप किताब क्यों नहीं बना देते, लोगों को फ़ायदा होगा, एटलीस्ट रिकॉर्ड करना शुरू करेंगे. तब ये लेट्स टॉक लेगेसी का आइडिया आया कि एटलीस्ट इट्स अ फाइनेंशियल प्लानर. इफ़ समथिंग हैपन्स टू यू, आपकी जो भी फैमिली है, उनको ये एक किताब, आप ये बुक शेल्फ के लिए नहीं, ये लॉकर के लिए. मैं कहीं पढ़ रही थी कि करीब 82,000 करोड़ रुपए अभी अनक्लेम्ड बैंक अकाउंट्स, म्यूचुअल फंड्स, पीएफ्स में है, विच इज़ लाइक एन इंसेनली हाई नंबर. तो लेट्स से अगर किसी की फैमिली में किसी की डेथ होती है एंड दे नो कि उन्होंने ग्रो या कोई एएमसी या कोई बैंक अकाउंट में पैसे रखे, तो उस पैसे को क्लेम करने का प्रोसेस क्या होता है? हर एक का अलग अलग होगा. भारत में अलग अलग रेगुलेटर्स हैं, उनका अलग सिस्टम है. इंश्योरेंस पॉलिसी है, उसमें जो भी बेनिफिशियरी का नाम है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो इंश्योरेंस में जो भी जिसका भी नाम है उसको पैसा मिल जाएगा. ओके. जो स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स वगैरह हैं, और जो प्लेटफॉर्म्स हैं, दे डोंट कीप द मनी. पीपल लाइक ग्रो एंड ऑल, दे डोंट ओन द मनी. मनी इज केप्ट बाय द म्यूचुअल फंड. सपोज समबडी डाइज, तो उसमें नॉमिनी का नाम देखा जाएगा. तो बहुत ज़रूरी है कि आप बैंक अकाउंट, म्यूचुअल फंड्स, जो आपका डीमैट अकाउंट है, उसमें नॉमिनी के नाम प्लीज़ ज़रूर डाल दें. भारत में थोड़ा अजीब है, कोर्ट्स का ये मानना है कि नॉमिनी और हेयर अलग चीज़ होती है. सेबी ने ऐसे किया है कि आप किसी भी एक मार्केट पार्टिसिपेंट को अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा दें कि ये डेथ हुई है, डेथ सर्टिफिकेट है, ये नॉमिनीज़ के नाम है, ये मेरे आधार कार्ड है, ये रिलेशनशिप का सर्टिफिकेट है. आपने एक किसी को अगर ये डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं तो पूरे सिस्टम में ये रिकॉर्ड हो जाएगा. आपको हर म्यूचुअल फंड के पास नहीं जाना पड़ेगा. तो कोर्ट विल इंटरप्रेट इट डिफरेंटली. नॉमिनी उनके लिए वो है जो सेफ कीपिंग करता है. लीगल एयर रेगुलर जो फाइनल बेनिफिशियरी है, तो उसमें इट्स अ लीगल प्रोसेस. यूजुअली अपने बच्चों के नाम ही करते हैं, तो प्रॉब्लम नहीं होती है. वाइफ या हस्बैंड के नाम करते हैं या बच्चों के नाम करते हैं. एज ए यंग पर्सन, जब करियर की शुरुआत होती है, पहला इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट जो सामने आता है वो है पीपीएफ, राइट? मेरा क्वेश्चन आपके लिए ये है कि पीपीएफ में पैसे क्यों फंसाने चाहिए? मेरा ये मानना है कि पहला प्रोडक्ट पीपीएफ नहीं है. आपका पहला प्रोडक्ट है एक इमरजेंसी फंड. क्योंकि Okay. आपको आपका आज ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कल के लिए भी प्लान करना. बट अनलेस यू सिक्योर योर टुडे, आप कल की कैसे चिंता कर सकते हो? इमरजेंसी फंड बनाने के बाद, थोड़े शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म गोल्स के लिए थोड़ा एलोकेट करने के बाद, थर्ड एलोकेशन जो होगा वो पीपीएफ में होगा. तो ये जो इमरजेंसी फंड है, ये कितनी बड़ी या छोटी होनी चाहिए? एक रफ रूल ऑफ थंब है कि आपका जितना महीने का खर्चा है, एटलीस्ट 6 गुना उसका, 6 गुना टाइम्स. तो अगर आप 50,000 कर रहे हैं तो उसको इंटू 6 कर दें, तो 6 महीने के खाने पीने, रेंट के पैसे, ईएमआई के पैसे होने चाहिए. कुछ हो जाता है, अगर जॉब चली जाती है या कुछ भी हो जाता है, तो आपके पास एकदम ये पैनिक नहीं होता कि अब अगले महीने क्या होगा. फिक्स डिपॉजिट सबसे अच्छी चीज़ है उसके लिए. कुछ लोग कहते हैं कि फिक्स डिपॉजिट बोरिंग है और ये है, पर ये तो ऐसे कहना है ना कि साइकिल रिक्शा बोरिंग है. अब आपको पास के मार्केट में जाना है तो साइकिल रिक्शा पे जाओगे, अब प्लेन तो नहीं आएगा आपके लिए. तो इमरजेंसी फंड भी ऐसा ही है ना कि आप उसके लिए लॉन्ग टर्म वाले जो प्रोडक्ट्स हैं जिसमें रिस्क ज़्यादा है वो नहीं यूज़ करोगे. फिक्स डिपॉजिट आप जानते हैं आपके बैंक के थ्रू हो जाता है, ऐप के थ्रू हो जाता है, पैसा लिक्विड है. आपको जब चाहिए तो इंस्टेंटली पैसा आ जाएगा. तो आप कह रहे हैं कि इमरजेंसी फंड एक एफडी में डालिए. अगर आप जानते हैं डेट म्यूचुअल फंड्स को तो उसको यूज़ कर सकते हैं. Okay. पर पहले उसका समझना पड़ेगा. 16 तरह के डेट फंड्स होते हैं, उसमें से आपको चूज़ करना पड़ेगा 2 या 3 जो अप्रोप्रिएट हैं
इमरजेंसी फंड के लिए। एफडी का मेन डिबेट जब हम छिड़ते हैं तो उसमें यही आता है कि इन्फ्लेशन हमारे रिटर्न्स खा जाता है। हाँ, तो आपको ये नहीं लगता कि इमरजेंसी फंड को भी अगर हम एफडी के तौर पे कंसिडर करें, एट द एंड ऑफ द डे जब हम पैसे लेंगे या विड्रॉ करेंगे, इन्फ्लेशन की वजह से उनका रिटर्न ही शायद थोड़ा कम हो। तो जो इमरजेंसी का पैसा है ना, उसमें मैं रिटर्न्स कंसिडर नहीं करती हूँ। ओके। आई विल लेट गो ऑफ रिटर्न्स सर्टेनिटी के लिए कि पैसा वहाँ है। लिक्विडिटी चाहिए, मतलब पैसा होना चाहिए। सेफ्टी चाहिए कि कैपिटल वैल्यू कम ना हो जाए। प्रिडिक्टेबिलिटी चाहिए कि पैसा जब चाहिए तब है। करेक्ट। ये तीनों चीज़ें लिक्विडिटी इक्विटी दे सकता है, पर प्रिडिक्टेबिलिटी और सेफ्टी शॉर्ट टर्म में नहीं दे सकती है इक्विटी। गॉट इट। तो अगर हम फिर से पीपीएफ के बारे में बात करते हैं, उसमें एक 15 ईयर लॉक इन होता है, दैट Correct. इज अ लॉट ऑफ कमिटमेंट, स्पेशली इफ यू आस्क अ यंग पर्सन, राइट? तो हाँ. आपको क्या लगता है कि उसमें हमें कम से कम पैसे डालने चाहिए कि मैक्सिमम अमाउंट? अगर आपके पास जैसे लॉन्ग टर्म के 100 रुपए हैं तो 50 रुपए पीपीएफ में डाल दो और 50 रुपए लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड में डाल दो। ओके। सो यू गेट ग्रोथ का बेनिफिट भी मिलेगा, और पीपीएफ में जो पैसा आता है फाइनली वो टैक्स फ्री आता है। तो आपको उस समय 15 साल के बाद गारंटीड टैक्स फ्री पैसा मिल रहा है। मतलब मिडिल क्लास के लिए एक्चुअली गिफ्ट है सरकार की पीपीएफ प्रोडक्ट जो है। और जहाँ तक आप ये बात कह रहे हो कि 15 साल बहुत लंबा टाइम लगता है, कि हम लोग सब उस एज से गुजर चुके हैं जब करियर शुरू किया था और लगा था कि 15 साल तो पता नहीं होंगे कि नहीं। हाँ, अभी तो 15 साल हाँ. कोई रिलेशनशिप के भी बहुत हाँ. लॉन्ग टर्म कमिटमेंट लगता है। पर आप ये सोचो कि कितनी जनरेशन्स आके चली जा चुकी है ना, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ जनरेशन। सब लोगों के भी 15 साल निकले ही होंगे, हमारे भी निकले हैं। और जब 15 साल के बाद आपको वो अमाउंट दिखती है पीपीएफ में कंपाउंडेड के बाद, बहुत अच्छा लगता है कि ये पैसा हमने ओवर टाइम उस समय से जोड़ना शुरू किया जब इतने पैसे नहीं थे। निकल जाएंगे 15 साल। ओके, चलो ये थोड़ा सा रियश्योरिंग था। तो अगर हम पीपीएफ वर्सेस एनपीएस की बात करें, ये एक और ऑप्शन है जिसमें टैक्स बेनिफिट मिलता है एंड इसमें रिटर्न्स इक्विटी लिंक्ड भी होते हैं। एज एन इन्वेस्टर क्या हमें ये कंसिडर करना चाहिए एज एन ऑप्शन? एनपीएस बहुत अच्छी स्कीम है उन लोगों के लिए जिनके पास जो ऑफिस की तरफ से पीएफ का बेनिफिट है वो नहीं मिलता है। प्रोविडेंट फंड का बेनिफिट मिलता है, उनके थ्रू वो एनपीएस में इन्वेस्ट करते हैं, वो ठीक है। पर अपना अलग से एनपीएस खोलना, स्पेशली जब आपको ऑफिस की तरफ का पीएफ का बेनिफिट है, तो मुझे लगता है इतना फ़ायदा नहीं है उसमें, क्योंकि एनपीएस बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। आपको इक्विटी का भी उसमें जो इंडेक्स है, इंडेक्स फंड का रिटर्न मिलता है। उसमें ये प्रॉब्लम है कि ये जब पैसा आप 58 या 60 के ऊपर जब आप उसको लेंगे, विड्रॉ कर पाएंगे, उसमें 40% आपको एनुइटी खरीदनी पड़ेगी। 60% टैक्स फ्री हाथ में मिल जाएगा। इंश्योरेंस कंपनी से एनुइटी खरीदनी पड़ेगी, मतलब आप उनको पूरा वो पैसा देंगे और आपको मंथली इनकम फॉर लाइफ देंगे। मुझे ये कंट्रोल देना नहीं है किसी और को, क्योंकि एनुइटी रेट्स पता नहीं क्या होंगे उस समय। कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि मंथली इनकम आए एनुइटी खरीद के, तो उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। बट अगर आप अपना पैसा खुद मैनेज करना चाहते हैं थ्रू म्यूचुअल फंड्स और वॉट एवर एल्स, कुछ लोग चाहते हैं एफडी में डाल दें, उससे पैसा आता रहे, तो उनके लिए आई थिंक पीपीएफ ज़्यादा अच्छा है, स्पेशली अगर आपके पास एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड की बेनिफिट है ऑफिस की तरफ से। ओके। ये जो रेशो है बोरो स्पेंड एंड सेव, राइट, एज ग्रुप वाइज कैसे Yeah. डिफर होता है? 20s में कैसा दिखता है, 30s में कैसा, 40s एंड 50s में कैसा दिखता है? 20s में 20% सेविंग करना बहुत मुश्किल है। तो और जो 20s वाला डेकेड है, उनको मैं यही बोल रही हूँ कि डोंट पुट दैट मच प्रेशर ऑन योर सेल्फ। अपने कितने साल, 15-18 साल की मेहनत करके पहली नौकरी आई है, तो मे बी एक आध साल एंजॉय कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। यू कैन स्पेंड ऑन योर सेल्फ, यू कैन स्पेंड ऑन योर फैमिली। दिस स्पेंडिंग 1-2 साल अगर कर लिया ना, तो लेट नॉट एनीवन मेक यू फील गिल्टी अबाउट इट, बिकॉज आपने बहुत देर वेट करी है इस दिन की। बट ये एक हैबिट डालो कि 500 रुपये बच सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग 5,000 every month. Can you just build a habit of saving? By the time you're in your 30s, you can start doing at least 10%. And you can keep increasing that, because आपने 20s और 30s में 20% नहीं किया है. So as you age, you'll have to do an increasing number of your savings. जो 50s का decade है, वो बहुत interesting decade है. You are at the peak of your career. You are actually in your highest earning decade. उस समय तक EMIs खत्म हो जाती हैं सारी, घर पूरा is yours, बच्चे बड़े होके फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, तो उस समय जो सेविंग्स रेशियोज होते हैं वो 50 to 60% हो जाते हैं. लॉट ऑफ पीपल डू मोस्ट ऑफ द रिटायरमेंट सेविंग्स इन दैट डेकेड. I am not recommending that you leave retirement planning for your 50s,
But you should know that if you build enough skills, you are able to retain your job or do something else which allows you to earn well in your 50s. That's the decade where you really salt it away for the future. If you then look at the ratios of not doing too much in your 20s, just beginning the habit, doing a little more in your 30s, substantially more in the 40s, then you really push the pedal in your 50s. So that also allows you to enjoy the money when you can actually enjoy it in your youth. For me, it's not just about the money. It's also about what you're doing with it. When do you have the capacity to enjoy it? Or you're so fixated on your retirement corpus that आप of the कोल्डप्ले present. के कॉन्सर्ट को त्याग रहे हो क्योंकि फायर Yeah. अचीव करना है, 40 में रिटायर होना है. फिर क्या कर लोगे? I don't know how to pass my day if I'm not working. So maybe we are a damaged generation. That we knew that if we didn't work hard, we were going to slide into poverty. So maybe that was the motivation that got us to work, and now we are addicted to work. So maybe it's a problem with our generation that the addiction is work. लेट्स से मुझे रिटायर इवेंचुअली तो करना ही है, बट नॉट 60, मे बी मुझे 50 की एज में रिटायर करना है. तो हाउ डू आई प्लान फॉर दैट? The earlier you want to retire, उतनी ही ज़्यादा savings और investing करनी पड़ेगी. ओके. The other thing that I hear is कि work-life balance चाहिए इस generation को, and a lot of people have got into trouble for saying 90-hour week हाँ, or 70 आवर्स, 70-hour week. 120 आवर्स हो जाएगा. जितनी जल्दी आपको रिटायर करना है उतने ज़्यादा घंटे आज वर्क काम करना पड़ेगा. उतना एस्पिरेशन होगा इनकम का, सेविंग्स का, इन्वेस्टिंग का. तो ये ट्रेड ऑफ्स होते हैं. 60 तक अगर आप सोच रहे हैं कि इंडिपेंडेंस हो जाए तो यू कैन अफोर्ड टू वर्क अ लिटिल लेस. बट अगर आपको उसको 40 या 50 पे करना है तो आपको वो जो डेकेड है उसकी आप पूरी इनकम खोगे, क्योंकि आपको अपने पूरा कॉर्पस बना लेना है तब तक. तो वो ट्रेड ऑफ है कि आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा इस वक्त. वो वर्क लाइफ बैलेंस को बिल्कुल छोड़ देना पड़ेगा. और लोगों को लगता है कि एक F&O ट्रेड कर लिया, एक क्रिप्टो कॉइन खरीद लिया, लॉटरी लग जाएगी, उससे हो जाएगा. बट द चांस ऑफ यू विनिंग दैट लॉटरी आपके 1 in a million ही है ना. गॉट इट. टोटली एग्जिस्टेंशियल ड्रेड बिल्कुल नहीं हो रहा एट दिस पॉइंट. बट अगर मुझे लेट्स से एक मेंटल मॉडल प्रिपेयर करना हो टू प्लान दिस रिटायरमेंट कॉर्पस, राइट, तो उसका फर्स्ट स्टेप क्या होगा? उसका फर्स्ट स्टेप यही होगा कि आपको एक्सट्रैपोलेट करना पड़ेगा कि कितना चाहिए. एंड आई विल गिव यू नंबर्स टिल 60, क्योंकि वो मैंने खुद वर्कआउट करे हुए हैं. आई डोंट नो अबाउट 50. ठीक है. बट आपकी जो भी एज है उसका इस समय जो एक्सपेंस चल रहा है साल का, उसको आपको इन्फ्लेशन इंडेक्स करना पड़ेगा. सेबी की इन्वेस्टर की साइट है, उस पर ऑथेंटिक कैलकुलेटर्स हैं विच एनी वन कैन गो एंड यूज़. एंड आप इन्फ्लेशन का नंबर डाल दो 5%. ये हमारा लॉन्ग टर्म एस्टिमेशन है कि भारत में 4 and 5 चलेगा. 5% डाल दो, 6% डाल दो, जो भी आपकी आज एज है उसको आप एक्सट्रैपोलेट करो 60 तक. ठीक है. 60 में एनुअल एक्सपेंडिचर आपका क्या होगा अगर आप ऐसे ही खर्च करें जैसे आज खर्च कर रहे हैं. वी कैन नेवर गेट एन एग्जैक्ट नंबर. हाँ, वे वी कैन नेवर. एट दिस एज मुझे पता नहीं कि 30 में मेरे एक्सपेंसेस क्या होंगे, 40 में क्या होंगे. दुनिया की सबसे मुश्किल जो प्रॉब्लम है इकोनॉमिक्स में, फाइनेंस में, वो रिटायरमेंट प्लानिंग है. क्योंकि हमको पता नहीं कि हमारी स्पेंडिंग क्या होगी, हमारी इनकम क्या होगी, हमारी लाइफ कितनी होगी, इन्फ्लेशन कितना होगा, इकोनॉमी का क्या होगा. तो इट्स वन ऑफ द टफेस्ट प्रॉब्लम्स. हम लोग सिर्फ अप्रॉक्सीमेशन कर सकते हैं. कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं है कि इतने करोड़ 540 रुपए, वो दैट्स नॉनसेंस. द ओनली टूल यू हैव इज टू एक्सट्रैपोलेट कि आप आज क्या खर्च कर रहे हैं और 60 पे क्या करेंगे. जो आज की खर्चा उसको आप इन्फ्लेट कर दो थोड़ा, उस पर थोड़ा मार्कअप डाल के फिर उसको इन्फ्लेशन इंडेक्स करके, और जो नंबर आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय 26 से उसको मल्टीप्लाई करें. एंड आई टेल यू द लॉजिक फॉर दैट. आपका रिटायरमेंट का नंबर हो जाएगा, वो इट विल बी इन सेवरल करोर्स एट दिस टाइम. इट विल बी 10 crore, 12 crore, डिपेंडिंग ऑन हाउ यंग यू आर, व्हाट योर एक्सपेंसेस आर. इट विल बी इन दैट बॉल पार्क. मैंने ये नंबर्स किए थे तो काफ़ी अजम्पशंस के साथ किए थे. मैंने इन्फ्लेशन को ओवर एस्टिमेट किया, मैंने रिटर्न्स को अंडर एस्टिमेट किया. 60 के बाद पैसे कम ना पड़े. आई शुडंट हैव मोर लाइफ देन मनी. मेरा पैसा ख़त्म नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि यही वाली डेकेड्स होते हैं जब मेडिकल एक्सपेंसेस हाई होते हैं. इफ आई ईट इनटू माय कैपिटल, सारा अगर खर्च कर लें, कैपिटल एफडी में तो इंटरेस्ट आता है. इमेजिन आप एफडी के प्रिंसिपल को भी यूज़ कर रहे हो, तब 18 टाइम्स जो भी आपका रिटायरमेंट 60 की उम्र पे खर्चे का, एनुअल खर्चे का नंबर आया है, उसको अगर आप 18 से मल्टीप्लाई करोगे
तो एट एज 100 आपका कॉपस गोज टू 0, Oh, सब कुछ खत्म, मतलब right. देयर इज नथिंग टू लीव, एंड इफ यू लिव टू 101 यू आर ऑन द स्ट्रीट. सो Okay. ऑब्वियसली इट्स नॉट अ गुड वे टू डू दिस. हाँ. इफ यू मल्टीप्लाई बाय 35 तो आपका कॉपस कभी खत्म ही नहीं होगा. पूरा जितना बचेगा आप सिर्फ उसके ब्याज या डिविडेंड पे रहोगे. पूरा कॉपस आप अपने बच्चों को देके जाओगे. Okay. दैट्स टू लार्ज अ नंबर फॉर एन एवरेज फैमिली. तो बीच का नंबर है 26 टाइम्स. Okay. 25-26. सी अगेन बॉल पार्क नंबर्स. इसमें जो कैलकुलेशन है वो यही, आप आधा कैपिटल यूज कर लोगे और आधा यू विल बिक्वीथ टू योर नेक्स्ट जनरेशन. Got तो it. उसमें इतना एल्बो रूम है कि आपके पैसे कभी खत्म नहीं होंगे. आई गेस इस कैलकुलेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग पॉइंट तो ये है टू फिगर आउट कि एनुअल एक्सपेंसेस क्या है हाँ. और उसको मल्टीप्लाई करना, इन्फ्लेशन एडजस्ट करना. Correct. अब क्या है ना, दैट इज ऑल्सो अज्यूमिंग कि इनकम भी आएगी Yes. फॉर दोज Yes. एक्सपेंसेस. Yes. एआई की इंट्रोडक्शन एंड बढ़ते हुए इम्पैक्ट से आपको नहीं लगता कि 40s एंड 50s में मेरी जनरेशन के पास शायद जॉब ही ना हो तो इनकम मिलना क्वेश्चन मार्क हो गया है, एक्सपेंसेस तो फिर नेक्स्ट स्टेज होता है ना. करेक्ट. जब हमने काम शुरू किया था मेनी 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 ईयर्स अगो, तब कंप्यूटर्स और इंटरनेट तब नया नया आया था. तब ये एक्सपेक्टेशंस थी कि सारी नौकरियां चली जाएंगी. कंप्यूटराइजेशन और इंटरनेट के बाद जो बैंकिंग सेक्टर का एक्सपेंशन हुआ है, जॉब्स बढ़ी हैं, घटी नहीं है. आपको अपस्किल करना पड़ेगा. यू विल हैव टू यूज द एआई. एआई को भी कोई कमांड देगा तभी तो काम होगा ना. तो आपको यू विल हैव टू इंटीग्रेट एआई इनटू योर वर्किंग लाइफ. आई वुड थिंक ये अपॉर्चुनिटी है, नई टेक्नोलॉजी है. हमेशा जब नई टेक्नोलॉजी आई है, जब प्रिंटिंग प्रेस आई थी, जब घोड़ा गाड़ी से गाड़ी आई थी, तो ये टेक्नोलॉजी को वापस नहीं डाल सकते हो. अगर आपको कुछ नया नहीं है लिखने के लिए सीवी में हर 6 महीने में, यू आर फॉलोइंग बिहाइंड. आप किस तरीके से अपस्किल करते हो सो दैट व्यूअर्स को भी कुछ आइडियाज मिले? डिफरेंट वेज, डिफरेंट थिंग्स. जस्ट तो जब पर्सनल फाइनेंस पे लिखना शुरू किया तब ये समझ आया कि मैं लिख तो रही हूँ, मुझे आता नहीं है इतना ज़्यादा. वाओ, इम्पोस्टर सिंड्रोम अल्ट्रा प्रो हाँ, मैक्स. क्योंकि नया नया सब्जेक्ट था, किसी को भी कुछ नहीं आता था उस समय. करेक्ट. नोबडी न्यू एनीथिंग. सो देन तब सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर का कोर्स नया नया भारत में आया था. मैंने एनरोल करके I passed 5 or 6 exams. I did courses to understand markets. I went and gave exams so that I knew. और मुझे ये डर लग रहा था मैं एडवाइस कर रही हूँ और मुझे नहीं पता NAV का नेट किस चीज़ का नेट है, ग्रॉस का और नेट का क्या चीज़ है वो. आई एम यूजिंग AI in my work. I was doing some research और मैंने हर एक परप्लेक्सिटी, ChatGPT, Gemini, Grok सब पे जाके ये वाली क्वेरी चलाई कि मुझे इस इंफॉर्मेशन, इस डेटा का कोई एकेडमिक पेपर निकाल के दो. सो आई एम नॉट आस्किंग दीज थिंग्स टू राइट माई वर्क फॉर मी. आई एम यूजिंग देम टू फाइंड आउट मोर. अगर चारों के पास कोई पेपर नहीं मिला, आई एम रीजनेबली सर्टन कि ये पेपर लिखा नहीं गया है. आई वॉज ट्राइंग टू एस्टिमेट कि भारत में कितने लोग टैक्स नहीं देते. सो दैट्स हाउ यू यूज समथिंग इन योर ओन वर्क. These new technologies you use, not to copy from them, but to use them intelligently, to use them to further your work. बट आई रिमेंबर आपने एक ऑपेड आर्टिकल भी लिखा हिंदुस्तान टाइम्स के लिए अबाउट हाउ कि टैक्स बर्डन मिडिल क्लास पे डिस्प्रपोर्शनेटली हाई है. Yeah. डोंट यू थिंक दैट फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वैलिड है? हाँ, नहीं, और सरकार ने इस बजट में 2025 के बजट में आई थिंक दे हैव मोर देन एड्रेस्ड इट. पहले 12 लाख जो इनकम है वो टैक्स फ्री हो गई है. आई थिंक बजट 2025 में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैज़ डन अ रियली कमेंडेबल जॉब. जो मिडिल क्लास की पूरी एंग्स थी, आई थिंक उन्होंने सुना है. द इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर मी इज़ कि ये जो 2.1 करोड़ लोग हैं सिर्फ जो टैक्स देते हैं भारत में, भरते हैं करीब 7.5 करोड़ लोग, पर जो एक्चुअली देते हैं वो 2 करोड़ के करीब है. लार्ज पार्ट ऑफ दैट इज़ द मिडिल क्लास ऑल्सो. ना तो हम लोग स्ट्रीट पे जाके लड़ सकते हैं. वी आर नॉट अ वोट बैंक बिकॉज हम लोग पूरे स्कैटर्ड हैं. आप कोई बैंगलोर में है, कोई दिल्ली में है, तो किसी भी सरकार के लिए मिडिल क्लास को इग्नोर करना काफ़ी आसान है. पर आई थिंक इस बजट में द गवर्नमेंट हर्ड द वॉइस ऑफ द मिडिल क्लास एंड सेड कि ये लोग देते हैं टैक्स एंड वी नीड टू लुक आफ्टर देम. द नेक्स्ट स्टेप वुड बी कि जो टैक्स नेट से बाहर हैं उनको लाया जाए. बैक ऑफ द एनवेलप नंबर्स हैं, करीब 8 करोड़ लोग हैं जो नहीं टैक्स देते हैं सिर्फ मिडिल क्लास में, डिफाइंड एज 5 से 30 लाख की हाउस होल्ड इनकम. कितने लोग दे रहे हैं? करीब
1.5 करोड़ लोग मिडिल क्लास में दे रहे हैं। ओह, बट ये फिर ये गैप क्यों है, वो दे क्यों नहीं रहे? आधे तो एग्रीकल्चर इनकम है विच इज़ नॉट टैक्स्ड। ओके। बाकी फिर जो बिजनेसमैन, जो कंसल्टेंट्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, जिनकी काफ़ी जो इनकम होती है वो कैश में होती है ना, लॉट ऑफ बिजनेसमैन डू नॉट एंड वुमेन डोंट पे टैक्स। आप जब शॉपिंग करने जाते हो, आपने नहीं देखा है कि आप तो अपना कार्ड दे रहे हो और बाजू वाला तो कैश दे रहा है, देखा हाँ, है? एक गड्डी दे रहा है। हाँ, तो उस समय मुझे बहुत गुस्सा आता है और मुझे लगता है मैं उसको बोलूँ कि आप कैश दे रहे हो, मुझे पता है आपने इस पे टैक्स नहीं दिया। तो मेरे हस्बैंड मुझे पकड़ते हैं कि ऐसे लड़ाई हो जाएगी यहाँ पे क्योंकि मुझे गुस्सा आता है कि ये गलत है। हम लोग तो दे रहे हैं टैक्स, और आप 1 लाख की गड्डी का क्या मतलब है, आप बताओ मुझे। यही है ना कि आपने नहीं दिया इसके नहीं ऊपर दिया टैक्स। टैक्स। तो ये So, टैक्स नेट को हम इंक्रीज कैसे कर सकते हर हैं? सरकार ने कोशिश करी है। अगेन आई बीन फॉलोइंग बजट्स फॉर इयर्स, बट इंजेन्युइटी इतनी है भारत में कि वो लोग बाहर रहते हैं। अब सरकार के पास एक टेक्नोलॉजी है, बिग डेटा है, आप किस चीज़ के ऊपर स्पेंड कर रहे हो वो उनको पता लग जाता है पैन के थ्रू। तो मेरा ये मानना है कि अगले सालों में शायद थोड़ा मुश्किल होगा लोगों के लिए इसको एस्केप करना। तो वी नीड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ पीपल इन द टैक्स नेट। बजट का मुद्दा आ गया तो उस पर भी बात कर लेते हैं। तो अभी रिसेंटली टैक्स स्लैब्स चेंज हो गए हैं न्यू टैक्स रेजिम में। काफ़ी लोग जो अभी 1 लाख रुपीस पर मंथ अर्न करें वो अभी फिर भी थोड़े कंफ्यूज तो हैं। एटलीस्ट लिंक्डइन, ट्विटर जनता तो यही कह रही है। नहीं तो आप ये समझ लो कि हुआ क्या इस बार। अगर आपकी सैलरी 12 लाख तक है और ज़्यादा नहीं है, उससे 12.75 लाख है स्टैंडर्ड डिडक्शन मिला के, तब आपको कोई टैक्स नहीं देना है। आपको भरना है रिटर्न, पर आपको जितना टैक्स है उसका रिबेट मिल जाएगा। सो टैक्स कैलकुलेट होगा बट यू डोंट हैव टू पे, क्योंकि उतना रिबेट मिल रहा है आपको। इफ़ यू आर अर्निंग मोर देन दैट, फिर आपका स्लैब शुरू होता है 4 लाख से। ओके। पहले 4 लाख टैक्स फ्री हैं, नेक्स्ट 4 लाख पे 5% है, उसके अगले 4 लाख ऑफ इनकम पे 10% है। ऐसे करके 24 लाख जब आपकी इनकम होती है उसके बाद 30% का स्लैब शुरू होता है। तो अगर आपकी इनकम 18 लाख है तब आपका आई थिंक इस समय जो मार्जिनल रेट है वो 20% होगा, पर जो एवरेज रेट होगा वो कम होगा। यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल एंड एवरेज? मार्जिनल इज जो आखिरी ओनली दैट स्लैब, द लास्ट, अगर 30 लाख इनकम है तो आखिरी 6 लाख पे 30% है, उसके पहले के 4 लाख पे 25% है, उसके पहले के 4 लाख पे 20% है। ऐसे है स्लैब, मतलब स्टैगर्ड तरीके से करेक्ट टैक्सेशन होता है। सो आपका जो एवरेज टैक्स है वो कम होगा। ओके ओके, सो एज योर इनकम इंक्रीजेज आपका एवरेज भी बढ़ता जाएगा। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैव गॉट बेनिफिटेड। गॉट इट। तो आपको क्या लगता है गोइंग फॉरवर्ड न्यू टैक्स रेजिम की तरफ लोग और बढ़ेंगे? डेफिनेटली बिकॉज इतना जेनरस आपका टैक्स फ्री स्टेटस एट 12 लाख इज वेरी वेरी जेनरस। आई थिंक मोर एंड मोर पीपल विल मूव। और उसमें फिर कौन अपना डिडक्शन ले, कौन टैक्स पेपर्स दिखाए, much simpler just to do this. आपके अकॉर्डिंग द आइडियल एसेट एलोकेशन इज इक्विटी में 50% लार्ज कैप, 25% मिड कैप, 25% स्मॉल It's a कैप। portfolio which will work for everyone no matter what your age. ओके। Because आपको large cap is giving stability, small and mid cap is giving you a return kicker. And again, I just hope कि आपके viewers को ये पता है कि equity 7 से 10 साल का horizon लेके चलो। अभी किसी ने बात करी मुझसे and I get very sad when I hear these questions. उसको घर खरीदना है और वो कह रहा है मेरे स्टॉक्स तो डाउन है। तो मैंने कहा तुम कर क्या रहे हो? मतलब अभी खरीदना है और अभी स्टॉक्स बेचने, ऐसे थोड़ी ना होता है। 2 साल पहले बेचना शुरू करना चाहिए था, जिससे कि जब आप घर खरीदने के टाइम पे हो तब आपके पास सारा पैसा डेट में पड़ा हो, डेट फंड में पड़ा हो। आप इक्विटी तब नहीं बेचते हो जब आपको पैसा चाहिए, क्योंकि इक्विटी के साइकिल्स होते हैं। तो you cannot absolutely use equity as an ATM machine. तो rule of thumb है 100 minus your age, उतना equity होना चाहिए। ओके। तो if you're 20 आपका 80% equity में, if you're 30 70% equity में, 70-30 उसको 75 कर लो, 80 कर लो। But I will never recommend 100% equity because जैसे अब markets down है, जिसका allocation अच्छा है, they are not crying at all because उनका debt ने उसको संभाला हुआ है। जिसका सिर्फ स्मॉल कैप इक्विटी में था, दे आर ब्लीडिंग वेरी बैडली। अभी तो रो रहे हैं बिकॉज जिन लोगों ने 2020 के बाद एंटर किया मार्केट में, खासकर स्मॉल कैप फंड्स के थ्रू, उनको तो क्रेजी रिटर्न्स मिले, बट अब 15 to 20% करेक्शन स्विमिंग है। करने जा रहे हो, सीधे समुद्र में जा रहे हो, आप तो मरोगे ना। पहले शैलो में स्विम करना सीख लो, राइट।
बेसिक्स तो सीख लो मार्केट के। बट अगर वो करंटली स्मॉल कैप फंड्स होल्ड करें, शुड दे मूव टू लार्ज कैप और मल्टी कैप फंड्स, और टिके रहना है स्मॉल कैप में, सी दिस थ्रू? आई डोंट नो व्हाट दे हैव जस्ट बॉट बिकॉज इट वाज सेलिंग। फोमो हो गया। terrible strategy to have. I would say begin from zero. Take it as एक बड़ा एक्सपेंसिव लेसन आपने लर्न किया। टेक इट एज दैट कि पैसे गंवा के, और इस समय गंवाए हैं जब आपकी इनकम कम थी। गुड कि आपने 50 साल की उम्र में ये एक्सपेरिमेंट नहीं किया, क्योंकि तब एसेट्स होते हैं खोने के लिए और लोगों के खोते हैं। आई मेट समबडी वेरी सीनियर पर्सन, आई विल नॉट नो टेल यू विच सेक्टर, वॉज वेरी स्कैरी। आई हैड कहीं गए थे और वो मुझे फॉर्मूला दिखा रहे थे उस समय जब मार्केट पूरा पीक पे था, कि कैसे पूरी उन्होंने रिसर्च करी हुई थी कि कैसे डिफरेंट फंड्स डिफरेंट टाइम में पीक करते हैं, और वो साइकिल रोटेट कर रहे थे अपने रिटायरमेंट के कॉर्पस के साथ जो उनका आने वाला था, जो लाइक ही वाज अबाउट टू रिटायर। सो आई रिमेंबर टेलिंग कि बहुत ज़्यादा रिस्क है इसमें। या ये तो अलग ही मैथ चल रही है। बहुत ज़्यादा अलग मैथ्स चली थी, पर उस समय जब मार्केट ऊपर होता है ना, तो लोगों को लगता है कि ऐसे ही चलता रहेगा। सब एक्सपर्ट बन जाते हैं। हाँ, जब सब market एक्सपर्ट up बन जाता है। जाते हैं। काफी लोग कह रहे हैं कि गोल्ड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, गोल्ड को और ज्यादा इंक्लूड करें, बट हाउ मच गोल्ड इज टू मच गोल्ड? या सो अगेन आई कीप कमिंग बैक टू एसेट एलोकेशन, कि आपकी जो खाने की थाली है उसमें आप कितना अचार खा लोगे, कितना है ना, तो योर अचार कैन नॉट बी योर मील। गोल्ड का रोल है हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, लिक्विडिटी, वो सब उसके रोल है। तो हम लोग टिपिकली कहते हैं 5 to 10% ऑफ योर पोर्टफोलियो। एंड इसलिए गोल्ड को ज़्यादा करना क्योंकि उसकी प्राइसेस बढ़ रही हैं, इट्स सेल्फ डिफीटिंग, बिकॉज आप यू हैव टू बिल्ड एन एलोकेशन। अदरवाइज आप यही करते रहोगे, अभी गोल्ड बढ़ा है, अभी सिल्वर बढ़ा है, अब प्लैटिनम बढ़ रहा है, यू विल कीप मूविंग एसेट टू एसेट। सो यू फिक्स योर एलोकेशन। Amazing. On that note, thank you so much for your time, Monica. You're very welcome. I loved the conversation. Thank you. Thank you. आपका इस एपिसोड में सबसे बड़ा टेकअवे क्या था, हमारे साथ कमेंट्स में जरूर शेयर करें। That's all for today. Until then, keep growing.